हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। तो आज हम इस सेशन में ये कर चुके थे, सारे के सारे मल्टी जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो कर चुके थे और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस अपन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन थ्योरी का हमारे सामने, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और आप सभी इस पे देखो, है ना, किस तरह से अपन को क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, उस पर थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं इसमें, है ना। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, सॉरी, एक सॉरी। ठीक है, तो अपन को 5 शीट मेटल टूल्स लिखने हैं। तो 5 शीट मेटल टूल्स में आप नाम लिख सकते हो, फिर उनके यूज लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें नाम लिखने हैं। एन लिस्ट एनी 5 बहुत सारे होते हैं, तो 5 के नाम आप उसमें से लिखना चाहो तो स्निप लिख सकते हो, स्निप्स टू। फिर इसका यूज लिख सकते हो, स्निप टूल्स का क्या यूजेज आएगा। ठीक है, बस डिस्क्राइब द यूज लिखना है कि ये सीट जो थिन सीट्स होती है उसकी कटिंग के काम में आता है। तो आप इसको लिख सकते हो, यूज फॉर द used for the cutting of thin sheet। ठीक है, सेकंड, इतना इतना ही इनमें लिखना होगा आपको ना। स्निप, स्टील रूलर, मार्क लगाने के काम में आता है। ये क्या लगाने के काम में आता है? मार्क लगाने के काम में आएगा। आपके पास क्या चीज, आपके पास स्टील रूलर मार्क लगाने के काम में आएगा। यूज फॉर मार्किंग प्रिसाइज लेआउट, यूज्ड फॉर मार्किंग प्रिसाइज लेआउट। ठीक है, ये आपने कर दिया स्टील। ओके, एक ठीक, कोई दिक्कत। तीसरा, तीसरा आप इसमें लिख सकते हो स्टैक। तीसरा आप इसमें लिख सकते हो स्टैक। और स्टैक का फिर आपको लिखना होगा यूज, कि स्टैक का यूज क्या है। सपोर्ट देता है ये। एनविल, एनविल एनविल जानते हो ना, जैसे हैमर मारते हैं तो नीचे वो सपोर्ट देने के लिए एनविल लगा होता है, उसकी तरह काम करता है। तो ये सपोर्ट देता है, सपोर्ट एंड एक्ट लाइक द, एंड एक्ट लाइक द एनविल। ठीक है, सपोर्ट करता है और इसके बाद ही करता है। चौथा आप इसमें चौथा आप इसमें लिख सकते हो हैंड, हैंड सीमर। जो एज होते हैं ना, एज, जैसे मान लो ये सीट, ये एज है, इस एज को बैंड करवाने के लिए हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, बैंड करवाने के लिए किसका? हैंड स्कीमर का। तो इस तरह से आप इसके नाम लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप इसमें देख लो, इसको बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस लिखना है। आप इस तरह से क्या करो, एक साइड सोल्डरिंग कर दो, एक साइड ब्रेजिंग लिख दो। ठीक है, और इनमें देखो क्वेश्चन देख लो कि कितने नंबर का, कि 3 या 4 5 जितने भी डिफरेंस आपको आते हैं वो डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, वो डिफरेंस आप लिख सकते हो, वो सारे के सारे डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के अंदर आप सारे के सारे, ये सारे के सारे डिफरेंस आप इसमें ऐसे कैसे लिखना होगा आपको। ठीक है, आराम से।
कोई दिक्कत नहीं, देखो आराम से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखाया भी था आपको, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाला बना लो कि इसमें जो फिलर मटेरियल होगा वो बिलो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ, आपको लिखना है वैसे ही। बिलो द कितने 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे फिलर मटेरियल काम करेगा। इसमें आप लिख सकते हो अबव। ठीक है, सोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल यूज लिया जाता है उसे स्प्लेटर बोला जाता है, स्पेटर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आप इसमें फिलर मटेरियल के बारे में यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलर मटेरियल जो यूज किया जाता है, मैंने पूरा लिखा है पर मैं यहाँ आपको हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ फिलर मटेरियल को सोल्डर बोला जाता है, सॉरी सोल्डर, और यहाँ स्पेटर। ठीक है, ये लिख सकते हो। आप इसका यूज बता सकते हो कि सोल्डरिंग को कहाँ यूज किया जाता है, ब्रेजिंग को कहाँ यूज किया जा सकता है, आप यूज बता दो एक इसमें। ठीक है, इसके बाद आप और इसके और एग्जाम्पल और लिखना चाहते हो इसमें, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो अपन इसमें फ्लक्स यूज करते हैं उस फ्लक्स के बारे में लिख दो। यहाँ जो फ्लक्स यूज करते हैं उस फ्लक्स के बारे में लिख दो। ठीक है, ये यूज या फिर एप्लीकेशन जो लिखाया जाता ना कि सोल्डरिंग अपन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग अपन किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए मदरबोर्ड में अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जोड़ते हैं, चाहे वो आपके पास कैपेसिटर हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, उसमें काम करते हैं। ठीक है, फ्लक्स में इसमें याद कर लो कि बोरेक्स इसमें यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बोरेक्स यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट इसका लिख दो, और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि वर्किंग जो होती है ना इसमें, वर्किंग लिख दो कि फिलर मटेरियल जो फिल होगा जॉइंट में वो आपके पास कोहेशन की वजह से या कैपिलरी एक्शन की वजह से होगा। ये लिखो ज्यादा, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की वजह से होगा। ठीक है, कौन से एक्शन की वजह से होगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से होगा। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इस चीज में। ठीक है, इसमें इस तरह से आप इसके पॉइंट्स बना सकते हो 5 जो आपको पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, आगे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अभी ये 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, तो उसी हिसाब से इसका आंसर करने हैं। क्या होते हैं ना, लॉन्ग में अपन 2 पेज भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लॉन्ग में अपन नहीं लिख सकते, लॉन्ग में अपन 2 पेज भी लिख सकते हैं, वो अपने ऊपर है ना। वेल्डिंग में लिखना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं उसमें, वेल्डिंग के हिसाब से अपन को करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल जॉइंट में आप है ना, मैकेनिकल जॉइंट में आप लैप जॉइंट, बट जॉइंट, फिर लैप में आप उसमें लैप में सारे के सारे लिख दो, बट में लिख दो। ठीक है, लैप और बट के करने के बाद आप टी जॉइंट, ठीक है, जैसे हो गया टी जॉइंट, इनके बारे में एक एक लाइन, 2 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि देखो मैं यहाँ यहाँ ना मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई है, ऑब्जेक्टिव मैंने सारे करा दिए हैं। और थोड़ा सा डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न मटेरियल, भाई डिफरेंट पैटर्न मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल यूज में लेते हो उनके बारे में लिख दो। जैसे आप इसमें लिख सकते हो वुड के बारे में, सबसे पहले पैटर्न मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, वुड। ठीक है, वुड क्यों किया जाता है उसके बारे में लिख दो, वुड कैसा होता है। सबसे पहले तो वुड में क्या प्रॉपर्टी होती है, सब लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, कॉस्ट कम होती है। फिर ये तो एडवांटेज हो गए इसके, फिर आप इसके डिसएडवांटेज लिख दो कि क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो ये लिख दिया आपने हमने। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है,
फिर वुड के बाद आप दूसरा लिख सकते हो कौन सा, कि मेटल अपन यूज करते हैं, मेटल अपन यूज करते हैं, ठीक है। मेटल में और वुड की सरफेस में इतनी अच्छी नहीं होती है, तो जो उससे कैविटी बनेगी उसके सरफेस में थोड़ा सा कम होगा। मेटल की सरफेस में, मेटल में आप कर लो कि भाई मेटल में क्या क्या यूज करते हैं, व्हाइट मेटल यूज करते हैं, व्हाइट मेटल यूज करते हैं, ठीक है। ब्रास यूज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम हल्का है तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कर लेते हैं, ये लिख दो। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद वुड हो गया, मेटल हो गया, मेटल के बाद प्लास्टिक्स पे चर्चा कर लो। प्लास्टिक्स में हर तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है जो एज अ पैटर्न के लिए अपन को चाहिए। क्या क्या यूज करते हैं, नाइलॉन यूज करते हैं, पीवीसी यूज करते हैं, ये सारी सारी चीजें इसमें लिख लो। नाइलॉन यूज करते हैं, पीवीसी यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज इसमें लिख लो। उसके बाद वैक्स दे दो, वैक्स का पैटर्न, वैक्स का पैटर्न क्या है, वैक्स काफी सॉफ्ट होता है तो उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। 5 केजी से ज्यादा का वैक्स का पैटर्न बनाया नहीं जाता है, क्योंकि उस 5 केजी से ज्यादा बनाने की वजह से वो अपनी वेट की वजह से खुद का शेप और साइज डिस्ट्रॉयड कर लेता है। इस तरह से वैक्स पैटर्न के बारे में लिख दिया, ठीक है। वुड हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, वैक्स पैटर्न हो गया, ठीक है। आप इनके बारे में लिख लो बस। ये आपकी पैटर्न मटेरियल जो एज अ पैटर्न बनाने के काम में आती है, किसके अंदर, फाउंड्री के अंदर। इस पर आपने चर्चा कर ली कि साहब हाँ जी ये सारी चीजें हमको आती है, ये सारी चीजें हमको आती है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें डिस्क्राइब का मतलब ये है कि आप देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन का, 4 नंबर का। देखो मैं एक बार, मेरा पेपर है तो पेपर देख के मैं इसको आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कि बड़ा हैगा तो किस तरह से अपन इसको करेंगे, और छोटा है तो अपन को किस तरह से इसको करना है। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे, कितने नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। 4 नंबर भी नहीं है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो इतना ही लिखना है भाई, नाम लिखना है, एक एक लाइन लिखनी है, ज्यादा इसमें भरना नहीं है। तुम इसको सारी चीजें भर रहे हो, ठीक है, फिर टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास अगर सारी चीजें लिखने बैठ गए तो। इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखना कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये, तो 2-2 नंबर में इतना लिखाओगे बहुत है, ऐसा नहीं तुम भर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये आया, क्या बताना है सर, एक सबसे पहले तो नीट स्केच बनाना इन सब का, तो ये देखो ये रहा नीट स्केच का मतलब है नाम भी लिखना। ये गेटिंग सिस्टम है, गेटिंग सिस्टम में अलग अलग गेटिंग के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो सर, ये स्प्रू है, ये क्या है सर, ये रनर है, ये क्या है, ये इसके बाद ये कैविटी है, ये क्या है सर, ये गेट है, वो ये लास्ट लास्ट एलिमेंट होता है जहां से लिक्विड मोल्टन मेटल कैविटी में गिरता है, ठीक है। गेट या इसे ही इनगेट बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ये स्प्रू बेसिन है। ये इसका नीट डायग्राम हो गया। इस राइजर कहाँ है सर, सर राइजर यहाँ लगाना, ये राइजर है। राइजर राइजर का फंक्शन क्या है, ये कंपनसेट करता है लिक्विड श्रिंकेज को। राइजर इज अ रिजर्वायर विच कंपनसेट द लिक्विड श्रिंकेज, ठीक है। राइजर इज अ रिजर्वायर, राइजर इज अ रिजर्वायर which is compensate, which is compensate
liquid shrinkage, which is compensate liquid shrinkage. किसको? liquid shrinkage during the cooling. सॉलिड श्रिंकेज को कौन करता है सर? वो करता है पेट। इतना सा लिख दिया। रनर, रनर ये रनर क्या है? एक हॉरिजॉन्टल पैसेज जो लिक्विड को जो किसको कनेक्ट करता है? स्प्रू को इससे कनेक्ट करता है ना। तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल पैसेज which connect the screw to gate या इन गेट। इतना लिख दो बस, खत्म, ज्यादा लिखना ही नहीं। स्प्रू का है, स्प्रू, ये स्प्रू यहाँ लिखा है। स्प्रू क्या है? एक वर्टिकल पासेज है जो इस पूरे गेटिंग सिस्टम में मॉल्टन लिक्विड मॉल्टन मेटल में की वेलोसिटी डिसाइड करता है। किस वेलोसिटी से ये लिक्विड मॉल्टन मेटल इसमें गिरेगा, ये स्प्रू होगा। स्प्रू को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, स्प्रू को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एस्पायरेशन इफेक्ट नहीं आए। ये पूरा क्या है सर? ये गेटिंग सिस्टम। ये पूरा क्या है सर? ये पूरा गेटिंग सिस्टम। बोलो क्या करना है भाई सर? 2 नंबर में बहुत है, इससे ज्यादा मतलब क्या ना, टाइम नहीं बचेगा फिर। ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। 1 मिनट पे पानी पी लेते हैं, फिर अपन टू बी कंटिन्यू इस चीज को करते हैं, ठीक है। बताओ यहाँ तक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, ये मैंने करवाया हुआ क्लास में। फिलर मटेरियल के बेसिस पर, फिलर मटेरियल के बेसिस पर, देखो किसके बेसिस पर पूछा है? फिलर मटेरियल के बेसिस पर वेल्डिंग 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की वेल्डिंग होती है। 3 तरह की वेल्डिंग होती है। आप बस इतना लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखोगे। 2 नंबर, 2 नंबर। ऑटोजीनियस, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। ऑटोजीनियस वेल्डिंग, ऑटोजीनियस वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग जिसमें कोई फिलर मटेरियल यूज नहीं किया जाता। नो फिलर मटेरियल इज यूज, नो फिलर मटेरियल इज यूज, जिसमें किसी भी तरह का फिलर मटेरियल यूज नहीं आता है। इतना बस 2 नंबर में। और क्या लिखो सब? और लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहो तो ऑल सॉलिड स्टेट वेल्डिंग लिख लो एग्जांपल में। ऑल सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्लस रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसी में आएगी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किसी भी तरह का फिलर यूज नहीं किया जाता, किसी भी तरह का फिलर नहीं यूज किया जाता। ऑटोजीनियस हो गया। एक होमोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग फिलर मटेरियल का कंपोजिशन सेम होगा जैसा बेस मटेरियल का कंपोजिशन होगा। फिलर मटेरियल कंपोजिशन इज सेम,
filler material composition is same as that of filler material composition is same as that of base material. ठीक है, तो ऑटोजीनियस हो गया, होमोजीनियस हो गया, इसके बाद आता है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस फिलर मटेरियल का कंपोजिशन, अब इसका एग्जांपल लिखना चाहो, ऑल लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, ऑल लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इसमें एक को छोड़कर एक्सेप्ट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस उधर चला गया उसमें, है ना। यहाँ आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फिलर मटेरियल कंपोजिशन इज नॉट सेम एज द बेस मटेरियल। फिलर मटेरियल कंपोजिशन, फिलर मटेरियल कंपोजिशन, फिलर मटेरियल कंपोजिशन is different as that of base material. Example, all solid liquid state welding, क्लियर है। तो कितने नंबर में आया उस पर डिपेंड करता है आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया। अब इतना टाइम नहीं है, पर टाइम लग रहा है तो टाइम नहीं है, इतना इतना लिख दो। नो फिलर मटेरियल सेम एज दैट ऑफ द कंपोजिशन, कंपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ द बेस, कंपोजिशन इज डिफरेंट, बस इतना लिखना है आपको, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का सेटअप तैयार करना है पहले। तो देखो मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने टॉर्च बॉडी बना दी, नीट स्केच का मतलब पूरा लिखना, टॉर्च बॉडी है, यहां से खोज पाइप, एक दूसरा खोज पाइप, एसिटिलीन भर दी, O2 सिलेंडर ब्लैक कलर लगा दिया, मैरून कलर लगा दिया। ठीक है, टॉर्च बॉडी, होज पाइप, ठीक है, इसका होज पाइप कॉपर, इसका होज पाइप प्लास्टिक्स, दो बेस मटेरियल लगा दी, एक फ्लेम जनरेट कर दी। ठीक है, लिखोगे आप बेस मटेरियल, ठीक है, लिखोगे फ्लेम, तीन तरह की फ्लेम जनरेट होती है बताओ तो, न्यूट्रल, एसिटिलीन और रिड्यूसिंग, जिसे ना रिड्यूसिंग बोलते हैं जिसे, और एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीन तरह की फ्लेम, ये लिख दिया। प्रिंसिपल आप लिख सकते हो, क्या प्रिंसिपल होगा, सिंपल सा, ये डायग्राम बना दिया पूरा, उसके बाद प्रिंसिपल में ज्यादा नहीं, एक बार मैं इसके नंबर देखता हूँ कितने नंबर का। प्रिंसिपल में आप लिखोगे द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ द बेस मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द chemical reactions
किससे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो किससे? एज ए गैस से हम यूज, गैस से हमें, गैस के बर्निंग से हमें हीट मिलती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल में आप लिखोगे, द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ the heat required for the melting of the base material is obtained from burning of fuel, मतलब acetylene in the presence of oxygen। ये अगर और बड़ा आता है, अगर ये बड़ा पूरा आता है जैसे 8 नंबर का, तो 8 नंबर में मैं फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, 2 नंबर में नहीं दूंगा। तो एक बार अगर इसको अपन देखें कि कितने नंबर में है, ठीक है। एक मिनट, ये 7-7 नंबर में आ रहा है, 14 नंबर में ना, 4 में नहीं है, 7-7 नंबर में। हाँ 7-7 में बहुत है, इतना लिख दो, काफी है, काफी है, ठीक है। ये 7-7 नंबर में है तो इतना लिख दिया प्रिंसिपल में, ठीक है। प्रिंसिपल में अब इतना लिखने के बाद सबके बारे में फिर आप यहाँ से इसकी वर्किंग भी बता दो। क्या बता दो? इसकी वर्किंग बता दो, वर्किंग लिख दो इसमें कि इन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव सिलेंडर we get the acetylene and oxygen in the torch body। यहाँ टॉर्च बॉडी में अपने पास ऑक्सीजन और ये होगा, हाई प्रेशर का होगा। हम यहाँ इनिशिएट करेंगे बर्निंग को, जैसे केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें फ्लेम मिलेगा, ठीक है। उस फ्लेम से जो हमें हीट मिलेगी उसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इनको मेल्ट कर सकते हैं, और मेल्ट करके क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर एग्जाम्पल हो गया, फिर आप इसको कहाँ यूज करते हो वो लिख सकते हो, कितने टाइप के फ्लेम होते हैं थोड़ा बहुत वो लिख दो अगर आपके पास टाइम है। वो सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आई होप सो इतनी बात समझ में आई होगी आपके, इसमें इतनी बात समझ में आई होगी इसमें, ठीक है। अब डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना, बस इतना सी बात है कि डायग्राम थोड़ा सा क्या बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ज्यादा लिख सकते हैं, लिखने में मैंने इसको 1-1.5 पेज में पहले भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि अपन ने इसको लिखाया हुआ नहीं है, अपन ने इसमें अच्छे से 1-1.5 पेज में इसको पहले भी लिखा है। तो आप उस चीज को इसमें देख सकते हो कि इसमें अपन को कितना और ज्यादा लिखना हो तो और ज्यादा भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि और ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और ज्यादा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना ही नहीं है, इसमें और भी लिखा जा सकता है, सारी की सारी चीजें। बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है आपको, इसलिए मैं इस चीज पे इतना फोकस कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ जाएं, आगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो। Scale the cross section of the sand mold which is ready for pouring and label the various important parts। इस क्वेश्चन को देखो, आप दिखाई दे रहा है? आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, थर्ड सेमेस्टर का
जो थर्ड सेमेस्टर के जो बैच है वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 16 जुलाई से। 16 जुलाई से। सर क्या करना होगा? करने के लिए आप सबसे पहले करने के लिए आप सबसे पहले एक काम करो, मैं नंबर बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा नंबर 70146 70146 70146 70146 70146 और आप कॉल करेंगे 70146 39318 पर कॉल करेंगे। 39318 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन क्या था आप देखो, इसको देखो एक बार क्या है। ये रहा। आपको स्केच बनाना होगा। देखो सब में ना, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रोडक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके, आप जरूर डायग्राम बना के आओ। आपको अगर वो डायग्राम आता है उससे रिलेटेड तो आप जरूर उस पर क्या बनाओ, एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, एक क्या बनाओ उसका, एक अच्छा सा उसमें डायग्राम आप बना के डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं डाला जा सकता, तो एक डायग्राम उससे रिलेटेड आप बना डालो कि ठीक है एक डायग्राम। तो इसमें क्या है, सैंड मॉडल का डायग्राम बनाना है आपको। सैंड मॉडल का डायग्राम आपको, जिसमें आपको जो पावरिंग के लिए रेडी है, अभी बना देते हैं, क्या दिक्कत है? आपने पढ़ा हुआ ही है, आपने इसको पढ़ा हुआ ही है। देखो, ठीक है, तो देखो कैसे किस तरह से बनाना है, और जो अपन ने अभी बना चुके हैं वो है ना। पावरिंग बेसिन, स्प्रू, स्प्रूवेल, रनर, स्किम बॉब, गेट और इनगेट, ठीक है। एक काम करो, स्प्रू भी लगा दो। मोल्डिंग सेंड भर दो। पावरिंग के लिए रेडी है, नाम लिखो। सारे नाम वैसे के वैसे लिखने हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा नाम जोड़ देना। ये क्या है, कैविटी। क्या है, कैविटी। हम्म, और भी लिख सकता हूँ मैं, इसमें से बात नहीं है। जैसे स्क्रेमन लगा होता है ना आपके पास, है ना, जाली लगी होती है।
कॉप और ड्रैग चाहो तो उसका नाम भी दे सकते हो। दो बॉक्स होते हैं, ऊपर वाला कॉप, नीचे जैसे एक ही बॉक्स दिखाया है मैंने, ठीक है। सारी चीजें हो गई, बस काम खत्म। अब इनके बारे में एक एक लाइन लिख दो, ठीक है। वेरियस लेबल कर दिया अपन ने, बता दिया हर एक पार्ट के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में अपन ने इसमें बता दिया, ठीक है ना। क्या था ये राइजर। अब क्या होता है कि इसमें गैसेस बनती है, तो गैसेस बाहर निकले, उसके लिए वेंट होल लगाना चाहो तो वेंट होल लगा दो। ऐसे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इनके अंदर से गैसेस जो बनती है वो निकल जाती है, वेंट होल लगा दो। और अपन ने जो लिखा था ना सबके बारे में, मैंने 3-3 या 4-4 लाइन लिखाई है, उन 3-3 4-4 लाइन की जगह एक एक लाइन लिख दो। पर नीट और क्लीन स्केचेस मांगा, डायग्राम मांगा, तो डायग्राम में गड़बड़ी मत करना। डायग्राम में क्या मत करना, गड़बड़ी मत करना। डायग्राम देखो साफ साफ लिख रहा है, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंड मोल। स्केच बनाना है, लेबल करना है सारे के वेरियस इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इंपॉर्टेंट में यही है, बाकी तो फिर एसेसरीज होती है। बाकी तो फिर क्या होती है, एसेसरीज होती है, तो एसेसरीज को अपन को नहीं करना, आप इस चीज को करो। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक बताओ, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब स्प्रू में, स्प्रू के बारे में लिखो, ठीक है। स्प्रू के बारे में तो क्या लिखना है, स्प्रू स्प्रू बेसिन, ठीक है। ये क्यों क्यों बनाया जाता है, ये हमेशा फुल ऑफ लिक्विड मोल्टन मेटल होता है, जिससे जो भी इम्प्योरिटीज हो, हैवी हो, वो नीचे बैठ जाएगी, हैवी इम्प्योरिटीज इसमें बैठ जाएगी, और लाइटर इम्प्योरिटीज ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। लाइटर इम्प्योरिटीज ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, इस चीज को देख लो बस, इस चीज को थोड़ा सा देख लो, ठीक है। आई होप सो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे करें, आगे करें, आगे देखो, अगले क्वेश्चंस पे चले। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको ना। ये आ गया एक और क्वेश्चन, चलो ये ले लेते हैं। सात नंबर का क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएट करना है हॉट और कोल्ड को, बस कुछ मत करो, ऐसे एक बनाओ। अब इसमें डायग्राम तो बनता नहीं है सर, जो पढ़ेगा उसको तो पता होगा, इसमें कोई डायग्राम होता नहीं है। एक साइड हॉट वर्किंग, एक साइड कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग एक साइड कोल्ड वर्किंग, ठीक है। हॉट वर्किंग में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हॉट वर्किंग में क्या होता है, हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा when the material is deformed, when the material is deformed above the above the above the RCT का फुल फॉर्म लिख देना, recrystallization temperature, ठीक है। ये लिख दिया इसमें, इधर आप लिख लेना below the RCT, अगर अपन RCT से नीचे करेंगे तो, ठीक है। अगला, जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी, अब आपने इसको आरसीटी से ज्यादा गर्म किया, और गर्म करके आप हथौड़े मार रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, तो ये सॉफ्ट हो गया ना, तो पावर की रिक्वायरमेंट लेस होती है, लेस पावर इज रिक्वायर्ड, लेस पावर इज रिक्वायर्ड। यहां आप लिखोगे हाई पावर इज रिक्वायर्ड। मैं बस थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आपको पूरा पूरा लिखना है ना, इतना ही, मतलब ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, ये लिखना है कि इन द हॉट वर्किंग ऑपरेशन लेस पावर इज रिक्वायर्ड,
हाई पावर इज रिक्वायर्ड, हाई पावर इज रिक्वायर्ड, ये लिख दो आप इसमें, ठीक है। इसमें वापस इसी में एक और पॉइंट बना दो, क्या बना दे सर, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट बना, लेस पावर इज रिक्वायर्ड, लेस फोर्सेस, लेस वर्किंग, लेस फोर्सेस इज रिक्वायर्ड, सॉफ्ट हो गया। हम वो कर दो। अब क्या, जब गर्म करते हैं ना तो ऑक्साइड बनने के चांस ज्यादा होते हैं, चांस ऑफ ऑक्साइड स्केल आर मोर, आर मोर, वहां लिख दो आर लेस, वहां क्या लिख दो, आर लेस, ठीक है। कितने हो गए, अपने पास चार हो गए, और भी लिखा जा सकता है इसमें, और क्या लिखें, और भी लिख सकते हो आप, क्या देखो, और समझो इस वाली चीज में डिफरेंशिएट करना है आपको, खोल होल, पहला डिफरेंस तो लिखना ही लिखना है आरसीटी से रिलेटेड, ये मत भूल जाना, ठीक है। अब देखो, अगर ऑक्साइड और स्केल्स बनेंगे तो सरफेस फिनिश कैसी मिलेगी, खराब मिलेगी, तो सरफेस फिनिश इज पुअर, सरफेस फिनिश इज पुअर, और यहां लिखो सरफेस फिनिश इज बेटर, सरफेस फिनिश इज सरफेस फिनिश इज बेटर, ये लो, होते हो गया खत्म कहानी, और क्या लिखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ फोर्स ज्यादा चाहिए तो रिजिड सेटअप चाहिए, अच्छा सेटअप चाहिए, या लोअर सेटअप में भी काम चलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो, कोई इसमें इतना वो नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो जल्दी से। ओके, चलो आगे एक दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे ले लेते हैं जो आए हुए हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक, ओके, ये ओके। इस पर आपको 14 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लिखना है कि ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है, पढ़ा था ना ड्राइंग ऑपरेशन, ड्राइंग ऑपरेशन इज अ सीट मेटल ऑपरेशन in which length in which ये लगा वर्कपीस लेंथ इज इंक्रीज एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर डिक्रीज, अपसेटिंग में उल्टा लिख दो, it is the operation in which cross section area is increase and length is decrease, ठीक है। बेंडिंग में अपन जानते हैं चीजों को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, लिखाया हुआ है बेंडिंग में भी। और ग्रीन सैंड क्या होती है, ग्रीन सैंड क्या होती है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल, इस तरह से दो दो तीन तीन चार चार लाइन जितनी भी आपको आती है विद डायग्राम, ड्राइंग का डायग्राम बनाओ, ड्राइंग का डायग्राम आपको, ड्राइंग ऑपरेशन है ना ये, ड्राइंग ऑपरेशन, इसका डायग्राम, अपसेटिंग का डायग्राम, कि भाई आपने दो डाई बना दी ऐसे, ये वर्कपीस लगा दे ऐसे, और बताओ इसको कि ये ड्राइंग कर रहा है, अपसेटिंग कर रहा है। ड्राइंग का डायग्राम, आप ड्राइंग ऑपरेशन लिख रहे हो, अगर ड्राइंग, देखो ड्राइंग प्रोसेस होता है जिसमें अपन इस तरह की डाई यूज करते हैं, ये ऐसी डाई, और इस तरह से उसको पुल करते हैं, ऐसे एक रोड होती है, इस रोड को इधर से पुल करते हैं टेंशन लगा के, ठीक है, तो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
एक ड्राइंग होता है जहां आपके पास एक ड्राइंग अलग होती है, इसमें इस ड्राइंग में कुछ इस तरह से फोर्स लगाओगे, आपकी ड्राइंग ऑपरेशन फुल रिंग, आपने फुल रिंग पढ़ा होगा भी। उसमें ऐसे मटेरियल जाता है बाहर की साइड, ठीक है, इस तरह से बेंडिंग का डायग्राम बना ही सकते हो कि सबसे पहले सीट मेटल बता दो, फिर सीट मेटल को बेंड कर दो। नाइन्टी डिग्री पे कर ही दिया मैं थोड़ा सा उसको। इस तरह से, ठीक है, ये वाले डायग्राम इसमें बन जाएंगे आपके सामने। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? और देखो आपके क्या क्वेश्चन आए हैं। ये तो कर दिया था ना आप सेटिंग, ये तो कर लिया, ये कर ही सकते हैं। देखो इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं सब पे, किस पे है देखो। सेंट कास्टिंग का भी मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम बना के सारे पार्ट्स लिख दो। सेंट कास्टिंग हो गई, ये अपन ने किया था इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? ऐसे प्रोसेस जिसमें मटेरियल को डिफॉर्म करवाया जाता है उसके अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसे हम हॉट वर्किंग कहते हैं। उसके एडवांटेज ये अभी याद किए थे, लिख दो, काम हो गया, ठीक है। सीजनिंग प्रोसेस जो सीजन्स में, जो सर्दी गर्मी के अनुसार जो होते हैं उसमें। और आर्क वेल्डिंग आप जानते हो, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में क्या लिखोगे? देखो कितना सा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। arc welding is a liquid state welding in which the base metal is joined with the help of heat which is obtained by the arc। किससे? आर्क। फिर आप इसमें डायग्राम बनाओ एक ये वाला, कि इलेक्ट्रोड लिया, इस इलेक्ट्रोड को पावर सोर्स से जोड़ दिया, पीएस का मतलब पावर सोर्स, ये आपका जिस भी बेस मेटल को जोड़ना है ना, बेस मेटल, ये आर्क आया, ठीक है। एक सिल एक यहाँ आप सिलेंडर लोगे, वो सिलेंडर यहाँ पर एक इनर्ट गैस का सिलेंडर ले लोगे। इनर्ट गैस में हीलियम ऑर्गन लेते हैं, वो लगा दो। आप ये लगा दो कि भाई यहाँ फील्डिंग की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रोड आपने ले लिया, इस पावर सोर्स को इससे जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, हो गया। ये डायग्राम बना दो उसमें, ये डायग्राम उसमें इस तरह से आप इस डायग्राम को इसमें कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो अब ये अगर ये पूरा क्वेश्चन 7 नंबर में है, तो 7 नंबर में आप इसको इतना ही लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, काम हो गया। 14 नंबर में आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दो। डायग्राम मत भूलो, क्या मत भूलो? डायग्राम मत भूलो। अगर किसी में डायग्राम बन रहा है उसमें डायग्राम आपको मस्ट है बनाना। जैसे हॉट वर्किंग में नहीं बनता है, सीजनिंग प्रोसेस में नहीं बनता, सैंड कास्टिंग में बना दो। कैसे बना सकते हैं हम? सर हम सैंड कास्टिंग में इसका डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरी।
इतनी बात आपको मेरी समझ में आई होगी कि कहाँ किस तरह से लिखना है, लिखने की कला होनी चाहिए। प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन सब्जेक्ट है जो आपका ये आ रहा है ना वर्कशॉप, ये प्रोडक्शन का ही हिस्सा है। जो आपका सब्जेक्ट है वर्कशॉप, ये प्रोडक्शन का ही क्या है, हिस्सा है। तो इसमें डायग्राम बनेंगे ही बनेंगे, बिना डायग्राम के आप नहीं कर सकते। और डायग्राम बना दिया, थ्योरी नहीं लिखी तब भी काम चलेगा। उस आपने डायग्राम में सब कुछ दे दिया, इसमें डायग्राम में क्या दे दिया, सब कुछ आपने डायग्राम में ही बना दिया, है ना। तो उस हिसाब से इन चीजों को आपको देखना है, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे क्वेश्चन उस हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है। और देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो ये भी देख लो, ये आ गया तो जैसे आया, अब ये आया। अब पहले तो देख लो 7 नंबर में कितने पेज भरा होंगे। अब भाई एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पैटर्न, पता है आपको 8-10 प्रकार के पैटर्न के टाइप होते हैं, ठीक है। 8 और 10 प्रकार के पैटर्न के टाइप होते हैं, ठीक है। 8-10 प्रकार के अगर पैटर्न होते हैं और आप लिखने बैठे तो 1 घंटे में लिखने में आएगा ये। तो क्या करें सर, भाई जैसे आपने लिखा पैटर्न के टाइप, सॉलिड स्टेट पैटर्न, एक लाइन लिख दी। सॉलिड स्टेट पैटर्न इज आल्सो नोन एज द सिंगल पीस पैटर्न, इट इज यूज्ड फॉर द सिंपल शेप, बस। फिर आपने लिखा स्प्लिट पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, इसमें भी आपने डायग्राम बना दो, सिंगल पीस का डायग्राम बना दिया। स्प्लिट पीस में आपने लिखा इट इज आल्सो नोन एज द डबल पीस पैटर्न, इसको डबल पीस पैटर्न भी कहते हैं, इन विच वी डिवाइड द पैटर्न इनटू 2 पार्ट विच इज कनेक्टेड बाय द डबल पिन, खत्म, ठीक है। तीसरा आपने लिख दिया गेटेड पैटर्न, इसके अंदर गेट भी प्रोवाइड करा देते हैं पैटर्न में, ठीक है। आपने लिख दिया लूज पीस पैटर्न, डायग्राम बना दिया लूज पीस पैटर्न का। इसमें क्या होता है, एक तो मेन पैटर्न होता है, एक उसके साथ लूज पीस होता है। ऐसे शेप जिनमें आपके प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे शेप मतलब ऐसे ऐसी कास्टिंग आपको करनी जिसमें प्रोजेक्शन है, तो वहां पे लूज पीस पैटर्न काम में आता है, ठीक है। इसका डायग्राम आपने बना दिया। 5वां, आप सिगमेंटल पैटर्न लिखो, स्वीप पैटर्न लिखो, 2D से 3D बनाना है तो स्वीप पैटर्न का यूज किया जाता है, ऐसा आपने लिख दिया और एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। फॉलो बोर्ड पैटर्न, तो बस इतना लिख दो, वो समझ जाएगा, आपको सब आता, ठीक है। अब इसी पे मैंने 3 पेज लिखा रखे हैं, अब वो 3 पेज नहीं छापने, ना तो तुम छप जाओगे, क्योंकि 3 पेज को लिखने में काफी टाइम लगेगा। तो अच्छा है कि आप अपने आप को इस तरह से बनाओ, एक एक डायग्राम, 2-2 लाइन, यूज, खत्म, टाटा बाय बाय कर दो उसको और अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे इस तरह से आपको क्वेश्चंस यहां पर बनाने हैं, ओके। तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से बड़े क्वेश्चंस करना है, ऑब्जेक्टिव सारे करवा ही दिए आपको, ठीक है। और इस 7-7 नंबर के जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको किस तरह से बनाने, उस चीज को देखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं तक करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।